नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो ये कि एक और स्टेट पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। जिस स्टेट से पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, इस बार वो स्टेट बीजेपी की पकड़ से बाहर हो रहा है। इसके पहले मैं बताऊं, वो तेलंगाना स्टेट में जो स्थिति थी, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में देखें, लोकसभा चुनाव में देखें, तो वहां पे बीआरएस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। उसके बाद बीजेपी को 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। इसका मतलब यह माना जा रहा था कि तेलंगाना के अंदर जो मुख्य लड़ाई है वो बीआरएस के बीच में और बीजेपी के बीच में है। और ये हमेशा आपने हमेशा राजनीति में देखा है, जो नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी होती है, क्योंकि संघर्ष उनके आसपास सिमटता जाता है तो तीसरे नंबर की पार्टी बहुत पीछे चली जाती है। तो ऐसे समय में जहां एक एक सीट का संघर्ष है, कांग्रेस ने तेलंगाना के अंदर विधानसभा चुनाव भव्यता से जीतने के बाद यह सिद्ध कर दिया कि नंबर 1 की पार्टी वो है। और अब बीआरएस बहुत पीछे चला गया, क्योंकि बीआरएस के साथ जो अल्पसंख्यक वोट था वो कट गया, क्योंकि एक मैसेज चला गया था कि बीजेपी की वो दूसरी सहयोगी पार्टी है। अब जो नई सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी की पार्टी ने तेलंगाना के अंदर बीआरएस से समझौता कर लिया है। बीआरएस और बीएसपी का समझौता होने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक वोट तो कांग्रेस की तरफ चला गया, लेकिन दलित वोट को कुछ हद तक बहन जी बीआरएस की तरफ लाने की चेष्टा कर सकती हैं। तो एक तरफ तो जो वोट है वो पूरा वोट बैंक सुरक्षित है कांग्रेस का, और दूसरा वोट बैंक बीएसपी की वजह से नंबर 2 की पार्टी जो है बीआरएस हो रही है, और जो बीजेपी है वो तीसरे नंबर की पार्टी हो रही है। तो जहां ये स्थिति है कि आज की तारीख में बीजेपी के पास 303 सीटें हैं और उसको स्पष्ट बहुमत के लिए 273 सीटों की आवश्यकता है, केवल 30 सीटें कम करनी है, वहां पे ये 3 सीटें जो तेलंगाना की है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इसी प्रकार आप देखिए बीजेडी, जो उड़ीसा के अंदर नंबर 1 की पार्टी बीजेडी थी, नंबर 2 की पार्टी बीजेपी थी और नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस थी। लेकिन जिस प्रकार से गिरधर गोमांग ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया, और आप जानते हैं 7-8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कभी इलेक्शन हारे नहीं थे, और बाद में कांग्रेस से रूट कर चले गए थे, बीजेपी की तरफ चले गए थे। बड़े आदिवासी नेता हैं, 80 साल की हालांकि उनकी उम्र हो गई है, वो कांग्रेस पे आ गए। और जिस प्रकार से बीजू जनता दल ने बीजेपी में मोदी जी का वहां स्वागत किया, पास बैठे भाई भाई एक दूसरे को कहा, तो वहां भी एक मैसेज जा रहा है कि बीजेडी और बीजेपी एक ही तरह की पार्टी है। तो जो विपक्षी दल का रोल है, जो स्थान है, वो पूरी तरह से रिक्त हो रहा है कांग्रेस के लिए। वरना अगर संघर्ष नंबर 1 और नंबर 2 का बीजेपी और बीजेडी के अंदर होता तो कांग्रेस सिमट जाती। लेकिन वहां पर जो स्थिति बनी उसके अनुसार आज के तारीख में जो लड़ाई है वो बीजेडी की और कांग्रेस की हो जाएगी, और बीजेपी भी फिर पिछड़ जाएगी, वहां भी उनको सीटों का नुकसान होगा। आसाम के अंदर की स्थिति आप देखिए। आसाम के अंदर जैसे राहुल गांधी गए और पिछली बार के चुनाव में जो नुकसान हुआ था कांग्रेस का, वो इसलिए हुआ था कि बदरुद्दीन अजमल की जो वहां पार्टी है उसका समझौता, एआईयूडीएफ का समझौता जो है कांग्रेस से था। कांग्रेस से समझौता होने की वजह से वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत विश्व शर्मा, ये लोगों को मैसेज देने का सफल प्रयास कर चुके थे कि जो एआईयूडीएफ है ये मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस उनसे समझौता कर रही है, और इसलिए हिंदू कंसोलिडेशन हुआ और हेमंत विश्व शर्मा को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। इस बार जो राहुल ने वहां अपनी यात्रा की तो उन्होंने बताया कि ये तो हेमंत विश्व शर्मा ने ओपन डिबेट में कहा है, ये बदरुद्दीन अजमल तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे फोन पे कहते हैं जो कहते हैं मैं कर देता हूं, जो मैं कहता हूं वो कर देते हैं, 2-3 सीटें हम उनको जिता देते हैं और हम एक दूसरे के परम मित्र हैं।
तो उससे ये जो चीज क्लियर हुआ लोगों के दिमाग में, और बदरुद्दीन अजमल से कांग्रेस ने अपना समझौता तोड़ लिया। तो जब समझौता तोड़ लिया तो वो वाला जो कार्ड था, जो पोलराइजेशन वाला कार्ड था, वो राहुल गांधी की इस कथन से और हेमंत बिस्वा शर्मा की उस वीडियो से वो स्पष्ट हो गया। और आज के तारीख में वहां भी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में हो गई। अजमल साहब का जो वोट बैंक था, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था, वो भी इस नजाकत को समझते हुए कि आइसोलेशन में जो अजमल साहब बेसिकली बीजेपी से समझौता करके कुछ अंडरस्टैंडिंग करके पोलराइजेशन करते हैं, जैसे ओवैसी साहब हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, कि वो अपने वोट को तो सीटें कम जिता पाते हैं लेकिन पोलराइजेशन करके बीजेपी को जिता देते हैं, वही काम अजमल साहब करते हैं। तो आसाम के अंदर भी जो स्थिति हुई उसके अनुसार वहां भी जो लड़ाई है आज की तारीख में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गई। तो कांग्रेस को उसका फायदा होने की संभावना है, क्योंकि जब बिल्कुल पोलराइज्ड इलेक्शन होता है तो नंबर 1 और नंबर 2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि थर्ड फोर्स पीछे हो जाती है। जैसे तेलंगाना के अंदर बीआरएस पीछे हो गई, इसी प्रकार से आप देखिए बिहार के अंदर हो रहा है। अगर बिहार के अंदर बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ न मिलाया होता और नीतीश कुमार को अपने साथ न लिया होता तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। वो चिराग पासवान को भी 3-4 सीटें दे सकते थे, पशुपति पारस को भी 4-5 सीटें दे सकते थे, वो उपेंद्र कुशवाहा को भी सेटिस्फाई कर सकते थे, जीतन राम मांझी को भी सेटिस्फाई कर सकते थे, सहनी साहब को भी सेटिस्फाई कर सकते थे। आज के तारीख में वो सेटिस्फाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई जो मैं 16 सीटें जीता हूं इतना तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। अब बीजेपी 17 सीटें लड़ी थी, 17 जीती थी, तो वो कैसे अपनी सीटें छोड़ दे। 6 सीटें जो एलजेपी जीती थी, जिसमें 5 पशुपति पारस के साथ चले गए थे और चिराग पासवान इधर रह गए थे, उनको तो सीटें कम किसकी करें। फिर जीतन राम मांझी जी के लिए क्या स्थान है, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए क्या स्थान है, फिर सहनी साहब के लिए क्या स्थान है। तो वहां सिर फुटबॉल शुरू हो गया और ऐसा संकेत मिल रहा है कि चिराग पासवान जो है वो या तो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे या वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। अब मानी बात है, अगर अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति होगी जैसे विधानसभा में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सीटों को आधे से कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, इसलिए कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ये कैंडिडेट खड़े करके, और जितने भी एलजेपी के कैंडिडेट थे उसमें बहुतांश ऐसे थे जो कि बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे, आरएसएस के सदस्य थे, और वो एलजेपी से इलेक्शन लड़े, जनता दल यूनाइटेड को हरवाया और उसके बाद जाके फिर बीजेपी में जुड़ गए। तो इसका माने नीतीश कुमार को भी ये संकेत मिल रहा है कि तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया, तुम्हारे से सरकार तो बना ली, तुम्हें बेआबरू भी कर दिया, तुम्हारी जो छवि थी उसको भी प्रदेश के अंदर कम कर दिया। तो पोलराइज्ड इलेक्शन हो गया। एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव जो घर घर घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी, तो नीतीश कुमार कहां रह जाएंगे, जिनकी आकांक्षा थी कि विधानसभा को भंग करा के चुनाव लोकसभा के साथ करा देंगे और वहां पे कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखते हुए अति पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंटेशन दे के उसका फायदा ले लेंगे और 80-90 सीटें विधानसभा की हो जाएंगी, जिसका उनका जो पार्टी है उसका पुनर्जीवन हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लग रहा है उसके हिसाब से बिहार के अंदर भी बड़ी विकट स्थिति है। ऐसी स्थिति जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपने एकनाथ शिंदे को न लिया होता, अगर अजीत पवार को न लिया होता, तो बीजे अच्छा वहां पे सिर्फ फोटोवल है। वहां जो एकनाथ शिंदे के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अगर हमें सीट नहीं मिली तो हम बीजेपी के कैंडिडेट का कन्वेंसिंग करना तो छोड़ दीजिए, हम तो उनका अपोज करेंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। वही अजीत पवार के कैंडिडेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो लड़ाई हुई थी वो शिवसेना और बीजेपी के बीच में तो अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अजीत पवार का जो एनसीपी था और जो बीजेपी शिवसेना के अगेंस्ट लड़े थे, उनका क्षेत्रीय स्तर पे, अपने जमीनी स्तर पर आपस में संघर्ष है। तो अगर एनसीपी वाले को टिकट मिलेगा तो बीजेपी वाले समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी वालों को मिलेगा तो एनसीपी वाले समर्थन नहीं करेंगे। तो वास्तविकता में महाराष्ट्र में भी अपने लिए आपने बहुत बड़ी समस्या मोल ले ली। इससे ज्यादा बुद्धिमानी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की। आप पंजाब के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर हालांकि उन्होंने 7 सीटों में समझौता कर लिया, क्योंकि यहां पे जो वोट है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का वो कॉम्प्लीमेंट्री वोट है, वो एक ही वोट बैंक है। वो करीब 60% का वोट बैंक है जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में चला गया था।
लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस में ज्यादा था, आम आदमी पार्टी में कम था, और कॉरपोरेशन में भी कांग्रेस की स्थिति असेंबली इलेक्शन से बेटर हो गई थी। इसका माने वो ये चाहता है कि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस लड़ाई लड़े, और जो विधानसभा स्तर पे जो है केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, तो वहां तो उन्होंने समझौता कर लिया जहां कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो वोट है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करता है। और वहां पे क्योंकि नंबर 1 की पार्टी आज की तारीख में विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, 2 नंबर की कांग्रेस है, और पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस नंबर 1 की थी और आम आदमी पार्टी तो खैर उस समय वो स्थिति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस नंबर 1 थी और बाकी एसएडी और बीजेपी थी। एसएडी और बीजेपी के बीच में भी समझौता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछली बार एसएडी का तो वोट बैंक है अच्छा खासा, लेकिन बीजेपी का उतना वोट बैंक नहीं है। एसएडी इसलिए नहीं कर पा रही है, किसान आंदोलन को जिस प्रकार से हैंडल किया गया है उससे जो अकाली दल का वोट बैंक है वो छिटक जाएगा, इसलिए वो समझौता नहीं कर सकते। और अगर बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ती है तो एक भी सीट निकालने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से जो पूरी स्थिति देख रहे हैं आप राजस्थान में, आप देखिए हनुमान बेनीवाल जो नागौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अच्छा खासा उनका प्रभाव क्षेत्र है, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस से उनका समझौता हो जाए। अब खैर वहां कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो डोटसार वगैरह हैं, वो ये चाहते हैं कि उनसे समझौता ना हो, क्योंकि बानी बात है कि वहां पे आपसी एक संघर्ष है कि अगर इनको स्पेस दे देंगे तो हमारे लोकल नेताओं का क्या होगा, और जो वो वाला इलाका है वो इलाका ऐसा है जो कि कांग्रेस का भी बहुत मजबूत गढ़ है। तो वहां पे भी ये स्थिति है कि इसका मतलब अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब उनको राजस्थान के अंदर की भी स्थिति पता चल गई है कि वहां भी अगर कांग्रेस से समझौता करेंगे तो सीट निकल जाएगी, अगर बीजेपी से समझौता करेंगे तो किसानों का रोष का भाजन पड़ना पड़ेगा, और अगर तीसरी अगर अलग लड़ेंगे तो हार भी सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं, खैर वो स्थिति क्या होगी देखा जाएगा। गुजरात के अंदर भी अपोजिशन ने किस प्रकार से अच्छा समझौता किया है, जो वहां पे चतर वसावा को टिकट दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। और चतर वसावा आप जानते हैं आदिवासी नेता हैं, विधानसभा के एकमात्र अपने लोकसभा में सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, आदिवासी हैं। उनको जेल भेज दिया गया था, और जेल से आने के बाद जब उन्होंने मीटिंग की थी तो लाखों की संख्या में लोग आए थे, और वो अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। आदिवासियों में, दलितों में उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। और ऐसी स्थिति में जाकि जिग्नेश मेवाणी जैसा नेता आज कांग्रेस से, बाकी तो कांग्रेस से गुजरात में लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन जिग्नेश मेवाणी एक बहुत अच्छा फेस बन के गुजरात के अंदर कांग्रेस नेता जो समर्पित नेता की तरह उभर के सामने आया, जो दलित नेता है। तो दलित, आदिवासी और बैकवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, वो चतर वसावा के लिए एक एक सीट का जहां संघर्ष हो, वहां पे एक सीट गुजरात की तो लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्र के अंदर भी अघाड़ी के अंदर हो रहा है, वो तो कोई 2 सीटों के अलावा बाकी सीटों में समझौता हो गया है, केवल 2 सीटों में थोड़ा सा संघर्ष है, बाकी में हो गया है। लेकिन बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के बीच का जो मसला है वो सुलझने को तैयार रही है, बिहार में भी सुलझने को तैयार रही है। तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके ने हाथ छोड़ दिया है। तो तमिलनाडु के अंदर जहां पोलराइज्ड इलेक्शन डीएमके और एआईडीएमके के बीच में हो, और डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, इन लोगों के बीच में समझौता हो गया है। बिहार के अंदर जिस प्रकार सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम, इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई, तमिलनाडु के अंदर 2 सीटें सीपीआईएम को दे दी गई हैं, 2 सीटें सीपीआई को दे दी गई हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर भी जिस प्रकार से टीएमसी और कांग्रेस के बीच में समझौता नहीं हुआ है, उससे एक धुरी बन गई है वामपंथ और कांग्रेस, और दूसरी धुरी बन गई है टीएमसी। बीजेपी तीसरे नंबर पर सरक रही है। तो जहां तक रणनीतिक और कूटनीतिक रूप पे हर चीज का विश्लेषण किया जाए, तो उससे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी में बदहवासी की स्थिति है। और इंडिया गठबंधन जो कुछ दिन पहले तक ये लग रहा था कि वो बिल्कुल संगठित नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहां तक देखिए मुझे लगता है 2024 का चुनाव मात्र इस बात पर डिपेंडेंट है कि इंडिया गठबंधन के बीच में कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे का कोऑपरेशन होगा, और किस प्रकार से वर्कर्स एक दूसरे के साथ करेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, जो मोदी जी को वोट नहीं देना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो एकत्रित हो जाएं, एक दूसरे के लिए काम करें। जैसे कि मोदी जी के जो समर्थक हैं उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है,
क्योंकि वो इतना आगे बढ़ गए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, उन्होंने इतना ज्यादा गुणगान कर दिया है, लिख दिया है, मैं भी परिवार, मैं भी परिवार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। वो मोदी जी को छोड़ नहीं सकते और जो मोदी जी के साथ नहीं है वो मोदी जी के साथ जा नहीं सकते। तो जो मोदी जी के साथ नहीं जा सकते उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है एक दूसरे का साथ दें, वरना 2024 के बाद उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और 2024 के बाद अगर मोदी जी नहीं आए तो मोदी जी के समर्थकों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में जो लोकतंत्र का नक्शा बना है उसमें वो वाली स्थिति तो है नहीं कि पंडित नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी उनको क्रिटिसाइज करते थे, या राजीव गांधी अटल जी को विदेश चिकित्सा के लिए भेजते थे, या यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते थे। आज वो लोकतंत्र की स्थिति तो नहीं, आज तो विरोधियों को दुश्मन समझा जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य को अगर आप देखें, उससे अगर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह मैं उसका विश्लेषण करूं तो मैं देख रहा हूं कि हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर बीजेपी फंसती जा रही है, उलझती जा रही है, और इंडिया गठबंधन धीरे गति से, मंद गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बदहवासी में बीजेपी ने पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरह कांग्रेस के लोगों को और शिवसेना के लोगों को, बाकी लोगों को अपने अंदर लेकर राज्यसभा भेज दिया है, उसमें भी एक असंतोष का भाव है। आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, अरे सारे विपक्षी थे, 40-40 साल से विपक्ष में थे, इनको अपनी पार्टी में लिया, जितिन प्रसाद को मंत्री बना दिया, इन लोगों को राज्यसभा भेज दिया। तो बीजेपी में जो 40-50 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका क्या दोष है कि उनको आप राज्यसभा नहीं भेजेंगे? कम से कम चलिए लोकसभा वो नहीं जीत पाते, लेकिन अगर आपकी पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए पसीना बहाया है, तो उन लोग कम से कम राज्यसभा ही भेज देते। तो ये परिस्थिति जो 2024 की बन रही है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे बाजी जो है वो बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही है, और जो राजनीतिक कूटनीतिक समझ का परिचय शरद पवार ने दिया है, उद्धव ठाकरे ने दिया है, स्टालिन ने दिया है, ममता दीदी ने दिया है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने दिया है, खड़गे साहब ने दिया है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, जिससे बीजेपी को बिल्कुल स्पेस न मिले। उड़ीसा के अंदर पटनायक साहब ने वही गलती कर दी है जो तेलंगाना के अंदर की थी, और बीआरएस प्रमुख ने, और यही गलती आंध्र प्रदेश के अंदर भी वाईएसआर के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कर दी है। उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की है, और पिछले 5 साल जिस प्रकार उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है, तो जो बीजेपी का नॉन वोटर है वो पूरी तरह कांग्रेस की तरफ चला गया है। तो आंध्र प्रदेश में जहां कांग्रेस बहुत ही वीक पार्टी थी, आज के तारीख में मुख्य विपक्षी दल की तरह खड़ी हो गई है, और बीजेपी का स्पेस वहां भी सिकुड़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली अगर क्रिटिकली चीजों को एनालाइज किया जाए, तो आज के तारीख में 2024 के चुनाव के पहले अगर कोई बहुत बड़ा रद्दोबदल न हुआ तो बीजेपी बहुत वीक विकेट पे है, और जो इंडिया गठबंधन है वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है 2024 में जो परिस्थिति बनेगी वो ऐसी बनेगी कि जिसको अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का केमिकल और फिजिकल इंटीग्रेशन हो रहा है इंडिया गठबंधन में, वो उनके लिए बहुत लाभप्रद है। और इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी के पेशानी में बल है, और वो परेशान हैं और सोच रहे हैं कैसे जिन लोगों को बुलाया है इनको सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि राजनीतिक लोग जो हैं वो बहुत लंबी नहीं सोचते, बड़े शॉर्ट के लिए सोचते हैं। तो अभी देख रहे हैं इस चुनाव में अगर टिकट उनको नहीं मिला तो उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, फिर कल किसने देखा है। तो इसलिए आज की स्थिति में जो इंडिया गठबंधन के मूव्स हैं वो बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, और एनडीए गठबंधन को उससे मुकाबला करने के लिए अपने को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।